So it's okay now? Okay. Okay. Om Swasti Astu. Om Swasti Astu. Om Swasti Astu. प्रणाम. सभी को प्रणाम. मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने भारतीय परिवार से और बहुत दूर देश से, यूरोप से आप लोगों का दर्शन करता हूँ. मेरा सौभाग्य है और बहुत बहुत धन्यवाद. हम चर्चा करेंगे हमारे इंडिया इंडोनेशिया का कल्चरल रिलेशनशिप. एक ऐसे घनिष्ठ संबंध है. इट्स अ वेरी आई कैन से इट्स नॉट फ्रेंडशिप but it's a familyship between India and Indonesia. We will see this after sometimes. We will see this. We will go to that point that our relationship is not only a friendship. We are one family. We will find out that after we talk about this. एक संबंध होता है, दोस्त का संबंध, फ्रेंडशिप. एक दोस्त का संबंध है, एक अभी साथ नहीं है, एक दूसरे में एक गैप होता है, वो है मित्र. That is friendship. We still have a gap there. But when we come to the family, then we are one. And our relationship, India and Indonesia relationship, was that one. We were one, and we need to bring that consciousness again for the good of both of our country, for the good of India and for the good of Indonesia. And how we can do that? First,
I want to see the word of mitra for the friend. मित्र मित्र एक ऐसा होता है कि दूसरों के प्रति उनका दिल है, दूसरों के प्रति उनका मन है, खूब सोचता है दूसरों की भलाई के लिए। और जब उसमें मित्र के सामने हम लगाते हैं सुमित्र, तब और गहन संबंध हो जाता है। It will become more intimate when you put su in front of mitra. It will become sumitra. Then intimate relationship will be there, more close, more like एक पारिवारिक संबंध बन जाता है। उसमें एक डिवाइन रिलेशनशिप बन जाता है। सुमित्र, अगर थोड़ा सा हम मनन करते हैं कि जब एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे का संबंध इतना घनिष्ठ बन जाता है, सुमित्र बन जाता है, उसी से पैदा होगा शत्रुघ्न। हिंदी में हम बोलते हैं शत्रुघ्न, हम बोलते हैं शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न पैदा होगा, शत्रुओं को नाश करने वाला, मजबूत होगा दोनों साइड से। बोथ कंट्री विल बिकम स्ट्रॉन्ग। India will become more strong. Indonesia will become more strong through this kind of relationship. जब एक पारिवारिक होता है, family relationship, not only friendship but brotherhood, then it will bring out Shatrughna. Both country will become more strong. एक थोड़ा सा मनोरंजन के लिए मैंने बनाया है FBIHL इस संबंध के लिए। For this friendship we need to bring this relationship to become more intimate, more close till become divine. So I made this only for entertainment. FBIHL. F, friendship. F for friendship. First, friendship is there. When we go more deep, then it will become brotherhood. B. F for friendship. When we care this relationship as a friend, become more deeper, then it will become B, brotherhood. तो जब फ्रेंडशिप से हम आगे चलते हैं और दोनों तरफ से मेंटेन करते हैं अच्छी तरह से, तो आगे बन जाता है बी, ब्रदरहुड। फिर जब ब्रदरहुड को हम अच्छी तरह से साथ साथ श्रद्धा के साथ दोनों की भलाई की सोचते हुए संपन्न आगे बढ़ाते हैं, तो आएगा इंटीग्रिटी, दोनों की भलाई, दोनों का अपने अपने मजबूता, अपने अपने गुडनेस में रहते हैं और एक दूसरे सपोर्ट करते हैं दूसरों के गुडनेस को बढ़ाने के लिए, तो इंटीग्रिटी में आ जाता है। उसके बाद हार्मोनी हो जाएगा, एच, हार्मोनी बन जाता है। क्या दोनों की बहुत शांति से रहेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं, एक दूसरे
एक दूसरे कोई ऐसे बुराइयां सोचते नहीं। बोथ साइड विल थिंक ओनली गुडनेस, गुडनेस फॉर बोथ साइड। तब जब ऐसे संपन्न आ जाता है, एल आ जाता है, देन इट्स विल कम एल, लव, डिवाइन लव। जब संबंध डिवाइन लव में आ जाता है, सब कुछ उसमें है, सब कुछ उसमें है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी अपनी तरीका से, अपने अपने तरीका से कैसे हमारे दोनों देशों के संबंध को फिर से जोड़ना अच्छी तरह से। जैसे हाथ ऐसे हम रखते हैं, जोड़ना मजबूत से, ऐसे नहीं है ये अभी कमजोर है, ये कमजोर है, ऐसे रखना पूरा दिल तन मन सब कुछ उसमें लगा के। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों देशों की संबंध है मजबूतता के लिए, दोनों का संबंध है प्यार के लिए, दोनों का संबंध है प्रॉस्पेरिटी के लिए, दोनों का संबंध है आनंद के लिए। इसीलिए कर्तव्य है दोनों तरफ से इस संबंध को फिर से मजबूत करना है। ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन वी नीड टू टेक दिस थिंग एज लाइक एज आवर ड्यूटी, अपने कर्तव्य के रूप में हम रखना चाहेंगे कि दोनों देशों के लिए कैसे और संबंध का, दोनों देशों का संबंध और मजबूत और नजदीक लाना है। ये हम अपने कर्तव्य के रूप में हमको लाना है अपने जीवन में। क्यों? हमारे बच्चों के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे भविष्य के लिए। जरूरी नहीं और क्या कहते हैं, गारंटी नहीं है कि हमारे जनरेशन समझेंगे कैसे हमारे संबंध थे। भारत इंडोनेशिया का संबंध कितना सुंदर था, ये गारंटी नहीं है हमारे बच्चे लोग जानेंगे, समझ जाएंगे। इसलिए हम अभी खोने से पहले ये जो सुंदर संबंध, ये जो डायमंड है, ये सुंदर संबंध दोनों देशों का, ये खो जाना नहीं। ये हम अच्छी तरह से रखेंगे और कर्तव्य के रूप में हम रखेंगे और बच्चों को दे देंगे। हमारे बच्चे लोग समझेंगे, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज द स्वीटनेस ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया शायद थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं। इंडोनेशिया एक समूह, द्वीप के समूह है। 17,000 से ज़्यादा द्वीप है। बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ समुंदर समुंदर और हरा भरा है। सो ब्यूटीफुल कंट्री। इट्स a lot of all kind of richness and also cultural richness। बहुत सुंदर है, 17,000 से ज़्यादा द्वीप है। नाम से भी ऐसे ही लगता है, इंडोनेशिया। इंडो आगे हम देखते हैं जैसे इंडस नदी या नाम से भी है। पहले भी नाम रखते थे नुसांतारा, ये भी हमारे संस्कृति नेम। उनमें से बाली है, बड़ा बड़ा द्वीप है, और सबसे प्रमुख द्वीप है जावा, जो हमारे पूर्वज लोग जानते थे। बहुत पुराने कम से कम इसमें त्रेता युग में इसमें जावा के बारे में अंकित था। हमारी भारतीय
लोगों में वो अंकित है, जावा, सुमात्रा। इसलिए जब सुग्रीव जी सीता माता को खोजने के लिए चारों तरफ दूत भेजते थे, भेजने से पहले जो दक्षिण की तरफ जा रहे थे, अपने दूतों को भेजने से पहले सुग्रीव ने बताया, यत्नवंदो जवद्वीपम, तुम लोग दक्षिण की तरफ जाओ, देखो, खोजो सीता माता को। यत्नवंतु जवद्वीपम, जवद्वीप आगे 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 चल के तो जवद्वीप तुमको मिलेगा, सप्त राज्यों पर शोभितम, 7 राज्यों में बनता हुआ, उसमें देखो। फिर आगे आगे बताया लोगों का रहन सहन कैसे है वहाँ। तो जरूर उस टाइम दोनों का संबंध बहुत सुंदर होता। वैसे तो हम देखेंगे भारतवर्ष जो मैप था, एक बताता है भारतवर्ष के अंदर 8 महाद्वीप था, 8 महाद्वीप और 8 उप महाद्वीप। तीन था विशाल भारतवर्ष, और 8 उप महाद्वीप में से 2 इंडोनेशिया का था, ये सुमात्रा स्वर्ण द्वीप और जावा द्वीप। अब इन दोनों द्वीप में जावा और बाली, इसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो दोनों की देशों की समानता है, वहाँ हम पाएंगे टैगोर जी जब गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी जब गए थे इंडोनेशिया, मेरे ख्याल में 1927 में जब गए थे, जब जावा गए थे, उन्होंने कहा आई सो इंडिया हियर, मैंने भारत को यहाँ देखा। तो उस टाइम ऐसे स्थिति थी, ऐसे जो वातावरण फिर से लाना है दोनों देशों की भलाई के लिए। बाली तो बहुत भारतीय लोग आजकल जाते हैं बाली, और हम वहाँ पहले 90% वैदिक धर्म या हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, अब लगभग 80% हो गया। तो बाली में कदम कदम पर मंदिर है, हर 5 मीटर की जगह में मंदिर है, घर घर में मंदिर है, कदम कदम पर मंदिर है। और रामायण तो हमारे सांस है, हमारे सांस, जैसे हम सांस के बिना हम नहीं जी नहीं सकते, तो ऐसे बाली लोग बिना रामायण नहीं जी सकते, हम बाली लोग बिना रामायण हम नहीं जी सकते। आगे थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ऐसे ही बाली बहुत मशहूर, दुनिया आती बाली। और अगर हमारे भारतीय भाई बहन लोग बाली ना देखें, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आजकल जो दुनिया की विद्वान लोग, चाहे इतिहास के रूप में, चाहे और अन्य तरफ से, जो इंडोनेशिया आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से भी इंडोनेशिया का संबंध भारत से वो देखते हैं थोड़ा सा आधुनिक समय में, जैसे सेकंड सेंचुरी में,
4th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में, ऐसे ऐसे, क्योंकि उनको चाहिए प्रमाण, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण। तो वहीं से शुरू गिना जाता है भारत और इंडोनेशिया का संबंध। तो एक प्रमाण और अन्य प्रमाण जो जरूरी है, अनुमान प्रमाण, वो अभी उसमें भी यूज होना चाहिए। ये जैसे तरह तरह देखने से जैसे यत्र यत्र डुमे तत्र तत्र वाहनी, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ पक्का है, आग है, पक्का है, छिपा हुआ है। तो जब हम ऐसे ऐसे देखते हैं, तो आजकल जैसे इंडोनेशिया में हर रोज, हम कह सकते हैं हर रोज शिवलिंग निकल रहा है जमीन से, हर रोज। हम भी ऐसे ऐसे शिवलिंग दर्शन करते हैं जो अगर हम अपने अनुभव हम यहाँ क्या कहते हैं व्यक्त करते हैं तो अजीब सा लगेगा, कुछ लोगों के लिए अजीब सा लगेगा, लेकिन वो है, हमने अनुभव किया। ऐसे ऐसे शिवलिंग दर्शन करके क्या हम अनुभव करते हैं, कैसे हम महसूस करते हैं। तो ऐसे ऐसे शिवलिंग रोज निकलता है। कभी मैं जंगल जाता था और वहीं जो लोकल हिंदू लोग हम उनको भगवद गीता का वो बांटते हैं, माला बांटते हैं, उनको थोड़ा सा सिखाते हैं कैसे थोड़ा सा ध्यान या जप करना है और गीता को कैसे पढ़ना। तो ऐसे जाते जाते जंगल में, पर्वत में, ऐसे बहुत तरह तरह शिवलिंग मिलता है। और ऐसे भी कई कई गणेश जी की मूर्ति, बहुत विशाल मूर्ति ऐसे भी मिलता है जंगल में। तो ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं क्या था। तो इसमें अनुमान की जरूरत है, क्या था इंडोनेशिया और इंडिया का संबंध। तो भारतवर्ष, जैसे अभी अभी मैंने कहा, भारतवर्ष के अंतर्गत 8 महाद्वीप और 8 उपमहाद्वीप, उनमें से सुमात्रा और जावा प्रमुख था। जावा जब हम कहते हैं, बाली भी उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि बताया जाता है पहले बाली और जावा एक था। कुछ ऐसे घटना के कारण, भूकंप या जो भी हो, सुनामी वगैरह, तो हल्का सा उसमें बीच में आता है समुद्र, तो अब बाली अलग हो गया जावा से, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। तो जावा और सुमात्रा का प्रमुख द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप। यार दोनों द्वीप का जो संबंध है भारत के साथ बहुत पुरानी है। सुमात्रा मशहूर है बौद्धिस्ट धर्म के संबंध, और बौद्धिस्ट धर्म के से पहले भी और कई कई बहुत घनिष्ठ संबंध है। नॉर्थ सुमात्रा में तो कई इंडियन लोग, अभी भी इंडियन लोग रहते हैं वहाँ, खासकर साउथ वाला है तमिल लोग। इसमें पहले श्रीविजय साम्राज्य था, जो मेरे ख्याल में मैंने कहीं पढ़ा था। तो जब नालंदा का स्थापित करने के लिए वहीं सुमात्रा का राजा ने कुछ ऐसे दान दिया था यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए, शुरू करने के लिए, और आदान प्रदान हो जाता था। बहुत सुमात्रा लोग भारत जाते थे, संस्कृत सीखते थे, वेद सीखते थे, बौद्ध धर्म सीखने गए थे।
और जावा ज़्यादातर हिंदू की तरफ, तो वहाँ जो साम्राज्य बहुत तरह तरह है, समय समय पर बड़ा बड़ा और मजबूत मजबूत साम्राज्य आते था, और उसमें सिंहासारी है, कदीरी है, माताराम है, और मजापाहित तो बहुत विशाल है। मजापाहित का साम्राज्य तो ये फिलीपीन, मलेशिया, सिंगापुर और कुछ हल्का वहाँ का भी था, थाईलैंड, बहुत विशाल साम्राज्य था। उसमें वो हिंदू साम्राज्य था। और एक राजा था, धर्मवंशत्गु कहते थे, धर्मवंशत्गु नाम था। धर्मवंशत्गु अनंत विक्रमोत्तुंग देव, और आगे बहुत लंबा नाम उनका। तो उनके ज़माने में एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया। प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट था मांगजावाकन व्यास मत, ऐसे हम बोलते हैं, मांगजावाकन व्यास मत। व्यास जी का मत को जावानाइज करना है, जावा में लाना है। तो उन्होंने कई विद्वान एकता करके फिर महाभारत को हमारी जावा भाषा में ही बनाया। लेकिन अभी जो मिला है, कई विद्वान लोगों ने बताया 8 पर्व मिलता है महाभारत का। एक मुझे जो तालपत्र में लिखा हुआ, किसी ने मुझे दिया, तालपत्र में लिखा हुआ एक सभा पर्व मिला था, सभा पर्व। तो 9 पर्व तो जरूर बनाया था। हो सकता है भविष्य में और मिलेगा। तो उसमें प्रोजेक्ट था उनका। और हम फिर इसमें आएंगे कि भारतवर्ष बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसमें इंडोनेशिया भी 2 द्वीप था, जो सुमात्रा और जावा का। इसलिए हम परिवार के अंदर है, दोस्त नहीं है। वी आर नॉट फ्रेंड। इसके आधार पर हम फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन एक हम परिवार में है, परिवार के अंदर है। और एक नॉर्मल है, जब हम एक दूसरे कई समय मिलते नहीं, तो एक दूसरे के अंदर तो होता है, अंदर है वो अंदर होता है, एक दूसरे की ज़रूरत है। तो जब बाली में खासकर जो हमने देखा, जावा भी हमने तो सीधा सीधा देखा कि कैसे हमारे लोग जब भारतीय लोग को देखे साड़ी पहनते हैं और धोती पहनते हैं, ऐसे आते देखे, तो हम देखो 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 ये इंडियन 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 बहुत प्यार से लोग कहते हैं। तो उसमें जो दबा हुआ प्रेम है, खोया हुआ प्रेम फिर से मिलता है, तो उनको अच्छा लगता है। ऐसे भी हमारे भारतीय लोग जब बाली जाते हैं, सब देखते हैं, तो और सुबह सुबह टेलीविजन में आता है गायत्री मंत्र, ओम इंडोनेशिया की जो तरीके से गाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। सब हमारी जो संस्कृति है, दिनचर्या जो देखते हैं, तो भारतीय लोग बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे एक दूसरे छिपा हुआ जो खोया हुआ प्रेम जब मिलाते हैं, तो अपने आप जागृत हो जाता है। So it is very necessary to bring back, to come more close our relation
between Indonesia and India. अब कैसे रिलेशन होना चाहिए? What kind of relationship between India and Indonesia? धर्म पर? No. धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, not because of religion, or even not about because of economic need. लेकिन पहले हम रखते हैं कल्चर रिलेशन, ये सबसे मजबूत है। कल्चरल रिलेशन में एक दूसरे की वो दूसरी आंख से नहीं देखते हैं, कब हमारी ये दोस्त कमजोर होगा, हम अटैक करेंगे, ऐसे उसी दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि कल्चर है, कल्चरल रिलेशनशिप। जब हम कल्चरल रिलेशनशिप सबसे आगे रखते हैं तो अपने आप एक दूसरे का आदान प्रदान है। जैसे पहले हमारे बहुत भारतीय लोग जाते थे कहीं गुजरात से और बंगाल से, उड़ीसा से, तो अभी तक मनाते हैं, हर कार्तिक पूर्णिमा में अभी तक मनाते हैं बाली यात्रा। याद करते हैं कि हमारे पूर्वजों पहले बाली जाते थे, तो उसमें कई जो कागज से बना हुआ या लकड़ी से बना हुआ, ऐसे दोस्त ने बताया था, तो फिर प्रवाहित करते हैं नदी में, तालाब में, समुद्र, और वहाँ गाते हैं। उसमें कुछ मतलब उन्होंने बताया, हमारे दोस्त ने बताया कि जाओ बाली और हमारे वहाँ बाली भाई भाइयों को, परिवार को हमारे नमस्ते कहिए, कुशल मंगल का वो हमारे तरफ से पूछे कहिए। तो बाली यात्रा अपने आप बिजनेस का संबंध आ जाता है जब हम ये कल्चरल रिलेशन हम मजबूत करते हैं। और इसमें कल्चरल रिलेशनशिप में एक वो होता नहीं, जैसे एक दूसरे की घृणा रूप से या कुछ मतलब का वो ऐसा होता है नहीं, क्योंकि कल्चरल रिलेशनशिप जब आता है तो उसमें केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, एक कला उसमें आ जाता है, उसमें रस आ जाता है, उसमें प्यार आ जाता है, उसमें लव के अलावा कुछ और नहीं है, लेकिन लव के अंदर सब कुछ है। This is the importance of keeping the relationship, cultural relation between Indonesia and India. Everything is there, and bad negativity is out from this kind of relationship. But in this kind of relationship, everything we can find everything there. But trade relationship, business, everything will be there. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इसको रखना है। जो भारतवर्ष में पहले संबंध था, यही हम थोड़ा सा ध्यान करना है। उसमें नहीं आना चाहिए धर्म का, और बिजनेस तो उसके बाद आना चाहिए, सबसे पहले कल्चर। तो एक मैंने देखा, जो भारतवर्ष का जो शास्त्र में कहते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम, उसको ही भारतवर्ष कहलाते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। एक मैंने यहाँ रखा है, इसका ट्रांसलेशन है, द कंट्री that Varsham, Bharatavarsam, that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharatam, Bharatavarsha। और उनका
पॉपुलेशन लोगों को कहते हैं भारतीय। भारतीयतर संतति, इनकी संतति है भारती कहलाते थे। उत्तरम यत् समुद्रस्य, तो बहुत विशाल था। आप देखें जो पुराने जमाने में भारतवर्ष का मैप है, नक्शा, इसमें कितना विशाल था। यही इसीलिए त्रेता युग में आराम से सुग्रीव जी ने बताया, ऐसे ऐसे जाओ दक्षिण की तरफ, यज्ञवंतु जयद्वीपम सप्तराज्योपस्थितम, वहाँ लोगों के रहन सहन इसी तरह है, सुंदर जगह है। आगे आगे पूरब की तरफ जाओ जाओ, फिर ऐसे पर्वत मिलेगा। फिर आगे आगे जाके उस पर्वत के ऊपर स्नो ही स्नो, हिम, स्नो ही स्नो। उसके बाद मुझे मालूम नहीं। तो सुग्रीव मतलब उसके बाद, उस सीमा के बाद सुग्रीव कभी गए नहीं थे। तो हमारे संबंध नया नहीं है। अब ये जो रामायण और महाभारत सबसे प्रमुख आइटम है, जो रस्सी कहिएगा, बहुत मजबूत रस्सी है, दोनों देशों को बांटते हैं, रामायण और महाभारत। इतिहास के रूप में रामायण और महाभारत। और ऐसे भी ये दोनों की कल्चरल रूप में लाता है। इंडोनेशिया लोग अपना ही मानते हैं कि ये जो रामायण महाभारत इंडोनेशिया में ही हुआ था, भारत में नहीं। और वैसे भी बनाया है, जैसे अयोध्या इंडोनेशिया में था। एक हमारे है शहर, जगह, उसका नाम है योग्या, जो पहले अयोध्या का नाम था। अयोध्या 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 जोग्या बन जाता है। तो उसमें जो तरह तरह आर्ट है वहाँ, तो रामायण महाभारत का है। और हमारे पास भी यहाँ है अर्जुन पर्वत है, हमारे पास भी है गुफा है, सुग्रीव गुफा है। और लोग मानते थे कि अर्जुन यहाँ तपस्या करते थे, नारद ऋषि तपस्या करते थे। पंच पांडवों का जगह है यहाँ, एक पर्वत में है। तो अपना मानते हैं, और धर्म के रूप में नहीं। ये जो हमारे ब्रह्मानंद मंदिर है, महादेव जी का सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया में, पुरानी मंदिर है। उसमें 3 प्रमुख, हम चांदी कहते हैं, 3 प्रमुख मंदिर है। इसमें रामायण अंकित है, चारों दीवार में रामायण अंकित है। परिक्रमा करते करते हम शुरू देखते हैं, शुरू उसमें विष्णु भगवान अवतरण करने के लिए, वहां से शुरू होता है। फिर धीरे धीरे परिक्रमा करते करते हम देखेंगे सीता हरण वगैरह वगैरह, अंत में रावण अंत तक अंकित है मंदिर में, दीवार में। बहुत बड़ा, बहुत पुराना है। और 3 प्रमुख चांदी उसमें है, मंदिर बहुत बड़ा। और हर मंदिर के सामने अपने अपने वाहन का है। त्रिमूर्ति की देवी है, देवता है वहाँ, त्रिमूर्ति देवता। और हर मंदिर के सामने, जैसे महादेव जी के मंदिर के सामने उनका वाहन है नंदी, वो भी एक अलग विशेष अलग मंदिर बनाया है। और विष्णु भगवान जी के मंदिर के सामने और भी अलग मंदिर बनाया है गरुड़ जी के लिए। और ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने बनाया भी है हंस का। ये बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है।
देखने लायक हैं। और आगे वहाँ देखेंगे हर रोज तो रामायण रामलीला होते हैं, और हर पूर्णिमा 238 रामलीला दिखाते हैं। 238, और 238 में से शायद एक भी हिंदू नहीं है। तो ये कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक भी हिंदू नहीं है, 200 लोग रामलीला खेलते हैं। और वहाँ रोज रोज तो ऐसे मूर्तियाँ मिलते हैं जो रामायण महाभारत का है। एक जब वायांग वायांग कहते हैं कठपुतली, कठपुतली लोग खेलते हैं तो सारे गांव लोग वहाँ इकट्ठा हो जाता है। कितना ये बहुत देखने लायक है। जब आप लोग जावा जाएंगे देखिएगा कठपुतली कठपुतली कैसे दिखाते हैं, और उसमें रामायण है, महाभारत है लोग। और ये जो जावा कठपुतली है पूरी रात सुबह तक घंटों 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 पर। बाली में कठपुतली तो केवल 2 घंटे होता है, लेकिन जावा में तो सुबह तक होता है, रात से सुबह तक। और लोग कैसे बैठते हैं सुबह तक, जगह छोड़ते नहीं। तो ऐसे उनके के अपना ही मानते हैं रामायण महाभारत। और वहाँ ऐसी भी नया नया कहानी है जो शायद था या ऐसे क्रिएट किया हुआ है नया नया। और बहुत, मेरे ख्याल में ये मामूली बात नहीं है, बहुत ऐसे सुंदर और वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, वी नीड टू अंडरलाइन दिस। कैसे बहुत दूर जगह में, भारत से भी कितना दूर है, ऐसे लोग रामायण महाभारत अपने ब्लड, अपने खून जैसे रखते हैं। बड़ी बात है। जबकि आजकल अगर टीवी में रामायण महाभारत नहीं आता तो हमारे भारत में बच्चे लोग सीता का नाम भी जानते नहीं होंगे, लक्ष्मण का नाम भी जानते नहीं होंगे। तो लिखित इंडोनेशिया में तो बच्चे बच्चे लोग सीता राम और नाम भी ऐसे रखते हैं, कोई राम सीता, सीता को सिंता कहते हैं। अब इंडोनेशिया में बहुत ऐसे महिला का नाम सिंता में रखते हैं, राम विष्णु ऐसे, तो अपने नाम भी उसमें रखते हैं। अब हर जगह में हम संस्कृत शब्द भी मिल सकते हैं। और रामायण महाभारत के अलावा हर आर्ट में, हर कला में, सब में मिलता है। और ऐसे भी सांसारिक दृष्टि से जो आर्ट है, और धार्मिक आर्ट है, और आध्यात्मिक आर्ट है, उसमें सब रामायण महाभारत प्रमुख है। हम ये जाके ही हम देख सकते हैं। तो ऐसे जान के तो इसका मतलब दोनों देशों का संबंध रखना मुश्किल नहीं है, कोई बाधा नहीं। तो जस्ट वी मीट, एवरीथिंग विल बी देयर। हम मिलते हैं, सब कुछ अपने आप बन जाता है। कहते हैं आत्मनियता, क्या कहते हैं, आत्मनियता बन जाता है। इंडोनेशिया लोग जब भारत जाते हैं तो अपने आप अपने गांव में जैसे महसूस होता है, अपने घर जैसे। ऐसे भी भारतीय लोग जब जाते हैं तो अपना ही मानते हैं, ऐसे महसूस होता है अपने आप। तो इट्स नॉट नो नीड हार्ड वर्क टू ब्रिंग क्लोज बोथ कंट्री, नो नीड हार्ड वर्क, अपने आप बन जाता है। तो ऐसे जो मीठा और सुंदर और मजबूत संबंध खो जाना नहीं। दोनों देशों की तरफ से बिना कोशिश जब अपने आप ऐसे संबंध मजबूत बन जाता है,
क्यों हम करते नहीं, क्यों हम छोड़ते हैं, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को देते हैं ये तो नाम, तो तरह तरह। और जो इंडोनेशिया भाषा में, भाषा इंडोनेशिया कहते हैं, भाषा को भाषा कहते हैं, इंडोनेशियन बन जाता है भाषा। तो भाषा इंडोनेशिया में कई कई संस्कृत शब्द मिलता है। भाषा संस्कृता कहते हैं, संस्कृत को संस्कृता कहते हैं, भाषा को भाषा। उसमें बहुत मिलता है, जैसे तत्काल हम कहते हैं तत्काला, समांतर हम कहते हैं समंतारा। और बहुत है। पंचशिला हमारे स्टेट आइडियोलॉजी है, पंचशिला। फिर आधा संस्कृत से आता है, आधा काला, कदा काल, आदिकाला, अधिपति, भूपति हम कहते हैं, भूपति, अधिकार्य, अधिक्वासा, ये सब संस्कृत का शब्द है। अक्षर, अक्षरा हम कहते हैं, अक्षरा, अनेका। और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह तो गरुड़ है, हमारे राष्ट्रीय फ्लैग गरुड़ा है। कभी हमने कल्पना की अगर भारत में गरुड़ा नाम रखें फ्लाइट का, तो शायद गड़बड़ हो जाता है। अखबार टेलीविजन में खूब समाचार आता है, फिर डिबेट, दे विल क्रिएट बिग डिबेट ऑन इट। लेकिन इंडोनेशिया में तो बहुत आराम से है, अपने आप न गरुड़ा गरुड़ा गरुड़ा, गर्व से कहते हैं हमारे फ्लैग गरुड़ा है। गरुड़ा। और जो गरुड़ा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, उनके फीट में पकड़ता है एक लोगो है, मोटो है, इसको कहते हैं भिन्नेका टुंगाल इका। ये बड़ी बात है, भारत से बाहर ऐसे अपने राष्ट्रीय चिन्ह में गरुड़ा, राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ा, और उसमें राष्ट्रीय आइडियोलॉजी है पंचशीला, और मोटो है भिन्नेका टुंगालिका, भिन्न भिन्न, एक भिन्न का। तो बहुत सुंदर है। और भूमि हम कहते हैं, गुरु तो आजकल दुनिया की भाषा बन जाता है, गुरु है। बहुत 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 ज़्यादा शब्दकोश है हमारी इंडोनेशिया भाषा में। और संस्कृत भाषा में कई कई ऐसे सरकारी काम में भी आ जाता है, जैसे मिलिट्री में अधिकार्य, महत्व, वीर्य, नगर भक्ति, इंडोनेशियन संस्कृत है, संस्कृत वर्ड कंप्लीटली संस्कृत है। स्टडी gallant to be applied for the glory of the nation and state। फिर जो अवार्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं, तो इसमें अवार्ड है बिंतांग महापुत्र। ये अवार्ड है हाईएस्ट अवार्ड, सिविलियन स्टार दैट इशूड टू मेंबर ऑफ मिलिट्री कॉर्प, बिंतांग महापुत्र। और जो बिजू पटनायक, स्वर्गीय बिजू पटनायक जी, तो हमारे इंडोनेशिया सरकार ने उनको सम्मानित किया। किसे? भूमिपुत्र अवार्ड से। ये बिंतांग महापुत्र और वो भूमिपुत्र अवार्ड से सम्मानित किया। क्या बात है। बहुत ये भारत में होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन भारत से बाहर होता है, क्या बात है। मैं कह सकता हूँ क्या बात है। और
कल्पतरु अवार्ड है, जो इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं उनको कल्पतरु अवार्ड देते हैं। फिर आदिपुरा अवार्ड और बहुत बहुत अवार्ड देते हैं जो संस्कृत शब्द इस्तेमाल करते हैं। और जकार्ता जो इंडोनेशिया का कैपिटल है, उसमें आप जाके आप देखेंगे कृष्ण अर्जुन का रथ बड़ा है, कृष्ण अर्जुन का रथ है। ये भी हम कह सकते हैं क्या बात है। भारत में होता तो बात है, शायद बात है, या लेकिन जो बाहर रहता है क्या बात है, बड़ी बात नहीं है, क्या बात है। और उसमें क्या कहता है, अर्जुन और कृष्णा का रथ, उसको कहते हैं, हम कहते हैं उसको अर्जुना विजया। इस जगह उस रथ स्टेचू को कहते हैं अर्जुना विजया। उसमें 8 घोड़े हैं, 8 घोड़े हैं। क्यों 8 घोड़े? इसमें भी छिपा हुआ है कुछ मैसेज, बहुत सुंदर है। यही केवल एक लेक्चर बन जाता है, 4 घंटे 5 घंटे का लेक्चर केवल इसमें आ जाता है, क्योंकि जो मैसेज है छिपा हुआ 8 घोड़े के अंदर बहुत गंभीर है, जो कभी हम शायद चर्चा बाद में करेंगे कभी। तो बहुत बड़ा है। और हमारे राष्ट्रपति ने इनॉग्रेट किया 16 अगस्त 1987 में। लंबाई है 23 मीटर, ऊंचाई है 5 मीटर और वेट है 3600 टन्स। और बड़ा है, देखने लायक है। आप जकार्ता कभी ऐसे ऑफिशियल काम से जाएं तो ये जगह छोड़ना नहीं, देखने लायक है। क्यों देखने लायक है? क्योंकि कृष्ण अर्जुन का है और उसमें भी एक बहुत छिपा हुआ है मैसेज है, और वो भी भारत से बाहर है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल में ये जो मैं बताता हूँ पहले से, शुरू से, मेरे ख्याल में ये आप लोग समझेंगे ये इनविटेशन है आप लोग इंडोनेशिया जाने के लिए। पधारिएगा, बाली छोड़ना नहीं, क्योंकि बाली आप देखेंगे छोटे भाई है, भारत का छोटे भाई, जो कदम कदम पर मंदिर ही मंदिर, पूजा पूजा। ऐसे भी पूजा आप देखेंगे जो भारत में लुप्त हो गया। ये आप जाके ही देखें, अपने आप कहेंगे हाँ सही है। फिर सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मंदिर है वर्ल्ड में, वो इंडोनेशिया में है, जो होना चाहिए भारत में, लेकिन इंडोनेशिया में है सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। उसको कहते हैं बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर एक छोटी पर्वत में के ऊपर बनाया है, बहुत सुंदर। और उसमें तो बौद्धिस्ट धर्म का the essence of teaching of Buddhist religion is there in the Borobudur temple itself. It's a life teaching. It's a book of Buddhist religion. By visiting this Buddhist temple, you can read the real teaching of Buddha. बहुत बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मंदिर है। मेरे ख्याल में हमने ज़्यादा समय लिया है,
तो मैं रिपीट करता हूँ कि टैगोर जी ने कहा, आई सी इंडिया एवरीवेयर इन जावा। जावा में सब जगह में मैं भारत देखता हूँ। तो आप लोग जरूर जाएंगे और खुद देखेंगे। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। फिर से कहता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत दूर जगह से, यूरोप से आप लोगों का दर्शन करता हूँ। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। सभी को धन्यवाद।